जब कर्पूरी ठाकुर जी जब ले आए आरक्षण कि अब तो भाई द यू हैव ओपन द पेंडोरा बॉक्स, एक बार अब खुला तो अब सबको चाहिए हिस्सेदारी। अब हमारी है भाई, हम तो मांगेंगे ही, हमें दिया। अभी लास्ट तक भी 2013-14 तक जाट मूवमेंट, गुज्जर मूवमेंट, रेल रोको आंदोलन, अब हम देखते रहे। अब भारत में क्योंकि इंडियन स्टेट की वजह से क्या हो गया, जो संस्कृताइजेशन अपवर्ड मूवमेंट था अब रिवर्स हो गया। अब हमें नीचे जाना है, आ राइट। हमें हमें नीचे जाना, मतलब सबसे ज्यादा पिछड़ा बनना है हमें। सबसे ज्यादा पिछड़ा राइट। बनना है। अच्छा, उसमें क्या होता है, जो मजेदार जो नैरेटिव में चलते हैं कि मानिए कि मैं फलाना जाति से आता हूँ, जो आज फॉरवर्ड कास्ट या सो कॉल्ड अपर कास्ट या जनरल से आती है। अब मुझे कल को एक होता है, मुझे स्टेट ओबीसी लिस्ट में डाल के सेंटर नोटिफाई कर देती है, आप सेंटर लिस्ट में भी आते हैं। तो अभी तक मान लीजिए फॉर 2026 तक मैं अनरिजर्व में था, है ना। तो मैं 3000 साल से जो पानी नहीं पीने दे रहा था, ठाकुर का कुआं से लेकर पढ़ने नहीं दिया, इसको दबाया गया, उसका हिस्सा मैं था। 2027 में मानिए मैं ओबीसी बन जाता हूँ, अब मैं उधर से हूँ, अब मैं उनके साथ हूँ। अब मैं बोलूंगा कि तुमने 3000 साल से मुझे पानी नहीं पीने दिया। समझ रहे? दीज आर द पॉलिटिकल रियलिटीज। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद रवि, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सबसे पहले तो मैं एक ये भी कहना चाहूँगा रवि के बारे में कि जनरली हम लोग तो एक ही कॉलेज से है। तो रवि इज जूनियर ऑफ माइन फ्रॉम द सेम मैकेनिकल ब्रांच ऑफ बीआईटी सिंदरी। और दूसरा एक परिचय जो हमने और एक तरह से क्लोज ला दिया कि ये हमारे गुरु भाई भी है। एंड बाकी रवि इज डूइंग ट्रिमेंडस जॉब, जैसा आप देख ही रहे, षड दर्शन से लेकर और गौ संहिता से लेकर 8-9 पुस्तकें भी इनकी आ गई हैं। सो इज डूइंग ए ट्रिमेंडस जॉब। सो मैं आपके बहुत बहुत शुक्रिया रवि बुलाने के लिए आपके चैनल पर। आपके श्रोताओं को सभी को नमस्कार जी। जी सर, तो प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स, आप जहां से प्रारंभ करना चाहें प्लीज। जी। सो अभी जैसे हम देख रहे हैं, एक गर्म मुद्दा है यूजीसी बिल का, जो गाइडलाइंस आई है नई। और इनिशियली वो धीरे धीरे से स्टार्ट होती हुई एक चिंगारी अब आग पकड़ चुकी है। 13 जनवरी को यूजीसी की गाइडलाइंस न्यू जो आती है पब्लिक डोमेन में। अब चूंकि 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उनको पेश करना था इस गाइडलाइन को, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये गाइडलाइन त्वरित बनाकर जारी कर दिया। तो ये जब गाइडलाइन आती है तो इसमें 3-4 मुद्दे जो निकल कर आते हैं कि जैसे इसमें डिस्क्रिमिनेशन का जो इन्होंने स्पेसिफिक ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ट का जो ये लिया, टैगलाइन लिया है कि जैसे ओबीसीज, एससीज, एसटीज, महिलाएं एंड इवन द माइनॉरिटीज, इन सारे के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है एंड इवन फॉर द महिलाएं। सो बच कौन गए? वो सारे जो अनरिजर्व क्लास के मेल होते हैं। एंड दे हैव नॉट डिफाइंड द एक्सप्लिसिट एंड द इम्प्लिसिट थिंग्स। यानी कि इम्प्लिसिट क्या हुआ कि सपोज मैंने आपको शाम में बोला कि आपका यार एक कॉलेज है, साथ में हॉस्टल में 2 लड़के रह रहे हैं यूनिवर्सिटी में। वो कहता कि यार मुझे, मैं वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, मुझे वो नोटबुक दे देना या जर्नल दे देना या कोई भी एनी एकेडमिक और इकोनॉमिक हेल्प। तो जो जनरल कास्ट का लड़का है वो बोलता है कि नहीं नहीं यार अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं बाद में दे दूंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, एनी व्यवस्था से वो मना कर देता है। बट आप जब इम्प्लिसिट इसको कर देते हो तो क्या होगा? नाउ आप एक क्राइम कर रहे हो विद इन द न्यू गाइडलाइंस कि वो चाहे तो आपका कंप्लेन जाके फर्दर कर सकता है कि इसने मुझे कास्ट बेसिस पर नहीं देने की कोशिश की। सो इम्प्लिसिट इज अ वेरी डेंजरस टर्मिनोलॉजी। दूसरी जो इन्होंने हटाई है वो क्या करी है कि आप जो फॉल्स कंप्लेंट होता है, आप जस्टिस सिस्टम में क्या होता है कि आप अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होने का प्रावधान होना चाहिए, बट उन्होंने इस प्रावधान को भी हटा दिया है। यानी कि अगर मैं फॉल्स कंप्लेंट आपके खिलाफ डाल देता हूं और कल कोई इक्विटी कमेटी बनती है, फिर उसमें कमेटी जांच करती है और पता चलता नहीं नहीं ये तो फॉल्स कमेटी, फॉल्स इसने डाला था अपना कंप्लेंट, बट उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो यानी कि एक न्याय जो होना चाहिए, एक तर्क संगत, उन चीजों पर ये नहीं रख पाए। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि इनिशियली क्या था 2012 में की जो गाइडलाइंस थी, इवन वेरी रिसेंट
आपकी 2019 के बाद भी जो ये चर्चाएं चल रही थी, उसमें भी था कि सिर्फ एससीज एंड एसटीज को एक तरह से माना गया था कि इनके खिलाफ जो जातिगत प्रताड़नाएं होती है या विसंगतियां होती है, उन चीजों को एड्रेस करने के लिए वो रखा गया है। तो इसकी एक हिस्टोरिसिटी रही है। तो हम अगर सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करने की जरूरत है, जो मैं देखा हूँ जो कॉमन चर्चाओं में जो नहीं आ पाती है बातें, कि एक हम कहते हैं एससीज एसटीज, जनरली हम दोनों को एक साथ क्लब करके ही बोला करते हैं, एससी एसटी, एंड देन देयर इज ओबीसी। फिर आजकल कुछ नए राज्यों में या पॉलिटिकल चुनाव के वक्त आप सुन लोगे कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी, ईबीसी, सम ऑफ द स्टेट्स में उन्हें एमबीसी भी कहते हैं। तो ये है क्या? फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज एससी, एसटी एंड ओबीसी in terms of historical understanding, social understanding, the political understanding, the administrative understanding and the judicial understanding। क्योंकि ये चीजें अब हमने क्या किया है, आजादी के बाद से हमने क्या स्टेब्लिश किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन भगवत गीता से भी ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन कुरान से भी ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन तोरा से भी ऊपर है। आपके कोई भी जो सातों हमारे धर्म जो रहते हैं यहाँ पे, मजहब एंड धर्म मिलाकर, सारे तो धर्म नहीं है। तो जब हम डिफाइन कर देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये चीजें ड्रॉ करके आ रही है, कभी भी हम सुनते हैं तो क्या नहीं 24 के इलेक्शन में भी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ये हम बात सुनते रहते हैं। तो लेट्स डिफाइन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी सत्ता जब चलती है, एनी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन दैट फंक्शंस, उसके गाइडलाइंस होते हैं, वो किस तरह से फंक्शन करेगी। अब एक स्टेट जो होता है उसके देयर आर लार्जर पर्सपेक्ट्स, है ना। अगर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो वेदर इट्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस, इट्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन, इवन डिक्टेटरशिप भी होते हैं, वन पार्टी डिक्टेटरशिप जैसे हम देखते हैं चाइना में हो गया, है ना। और डिक्टेटरशिप, अगर प्योर डिक्टेटरशिप आपको देखना है तो आप नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं। तो और वहां भी कुछ चीजें तो डिफाइन होकर चलेंगी ना, कि मान लीजिए कि इलेक्शन कौन लड़ सकता है भारत के संदर्भ में, कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी मिनिमम इतनी आयु होनी चाहिए, है ना, मेल फीमेल का 22 नहीं होना चाहिए। और आप इलेक्शन जब जीतते हैं, जैसे भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यहाँ अगर दो प्रतिद्वंदी लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको, इफ टोटल इलेक्टोरल वोट्स इज 1 लाख सपोज फॉर ए कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 एक वोट लाना है, आपको अगला सारे कैंडिडेट्स को बीट करना है। सपोज देयर आर 10 कैंडिडेट्स और सब 10-10 हजार वोट के आसपास लाते हैं, आपने अगर 10,000 एक वोट ला दिया तो यू आर द विनर। तो ये चीजें भी डिफाइन होंगी, तो कहाँ से डिफाइन होगी? तो ये चीजें सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है। देन जुडिशरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आवर सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होता है कि एक राज्य है, इसकी एक प्रशासनिक ये क्षमता है और ये राज्य इस तरह से चलेगा। कानून बनाने की एक विधि होती है, कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। उनके इलेक्शंस कैसे होंगे? एमपी एमएलए आएंगे। देन बाई कैमरल अगर सिस्टम होता है तो यू हैव द लोकसभा, यू हैव द राज्यसभा। तो कोई भी चीजें हम ड्रॉ करते हैं तो हम यही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, तो उसमें एक लिमिटेड आर्टिकल्स ही आएंगे, लिमिटेड आर्टिकल्स आ गए, उसके अपने सब आर्टिकल्स आ गए, ये डिफाइन हो गया। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है वो एक, क्योंकि इंडिया अब ब्रिटिश काल से होते हुए हमारे को डेमोक्रेसी मिलती है, यानी हम आजादी मिलती है, हम डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनते हैं। तो इसीलिए जो हम कभी भी, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या कोई भी, आप हिस्टोरिसिटी में जाइएगा कि स्टार्ट कहाँ से होती है। स्टार्ट फ्रॉम द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 से लेकर 1935 में एक फाइनल एक्ट बनती थी, मोटा मोटी 10 से 15 साल में। जैसे हम साइमन कमीशन की भी बात सुनते हैं, तो साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड टू रिफॉर्म द अर्लियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तत्वाधान के अंतर्गत ही भारत सरकार फंक्शन करती थी, कि वॉइसरॉय होगा, किसके क्या पावर्स होंगे, मिलिट्री कैसे फंक्शन करेगी, एवरीथिंग। तो वहां से हिस्टोरिसिटी डिराइव होते होते जब ये दिखने लगा कि अब 1937 में इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, और बाकी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कांग्रेस की और बाकी दलों की सरकारें बनती है। फिर 1939 आते आते वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, तो कांग्रेस सरकारें अपनी रेजिग्नेशन दे देती है। एंड उसके बाद क्रिप्स इंडिया मूवमेंट एंड क्रिप्स मिशन प्लान, वेवेल्स प्लान, माउंटबेटन प्लान के तहत हमें
47 15 अगस्त को हम बना लेते हैं। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हो जाता है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन, जिसके अंतर्गत ये एंड मिस्टर BN राव वॉज द मेन ड्राफ्टर, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो ये करते करते हमारा संविधान बनता है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन तक अराइव करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन हम रेटिफाई करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, आई थिंक 26 जनवरी 1950 शायद। और उसके बाद हम उसमें, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स के स्कोप है, तो जो भी समय काल जरूरत, समाज, पॉलिटिकल पार्टी जिसको जैसी जरूरत पड़ती है वो चेंजेस लाते रहते हैं, एक्सेप्ट होता है, नहीं एक्सेप्ट होता, सरकारें बनती बिगड़ती, जो प्रोविजंस है पॉलिटिकल वी आर ऑल अवेयर। अब हम पहले ये स्टार्ट करें कि एससीज कौन, जिसको पहले दलित भी कहते हैं आजकल, एंड डिप्रेस्ड क्लासेस भी कहते थे। डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट सुना होगा आप लोगों ने, अंबेडकर जी लीड करते थे। तो हम इसमें उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे कि 5000 साल से क्या हो रहा था, वी विल कम टू दोस पॉइंट्स आल्सो, बट अभी की हमारे वेदों में जो लिखा है या श्रुति जो हमें मानते हैं अप टू द वेदांत, कि वर्ण जो सिस्टम होता है, वर्ण पे भारतीय समाज फंक्शन करता था। फंक्शन भी नहीं करता था हम कह सके, वो एक्सप्लेनेटरी था कि एक आदमी में गुण किस प्रकार के हैं, और अगर उस गुण उसमें सॉलिडिफाई होता है, अगर वो स्ट्रांगली उसमें दिखता है, तो ही कैन परस्यू दिस पर्टिकुलर वोकेशन, तो उसमें एक एक्सीलेंस और वो सक्सेस होने के चांसेस हाई होंगे। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, तो क्या ऐसा नहीं है कि आज भी एक डॉक्टर के घर से कोई आर्मी ऑफिसर बनता है? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सुनते हैं, ऐसे कोलोकियल टर्म्स में कह देते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लॉयर का बेटा लॉयर, सीए का तो अलग ही स्टोरी है, सीए का बेटा सीए, बट ऐसा होता नहीं। अब रियल टर्म्स में देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर एक माँ बाप अगर तीव्र बुद्धि के हैं और उनके अगर 2 या 3 बच्चे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों इक्वली इंटेलेक्ट हो सकता है। हो सकता है एक इंटेलेक्चुअली कैपेबल ऑफ हिज फादर्स लेवल, ऑफ हिज मदर्स लेवल, तो वो तो परस्यू कर जाएगा उस लाइन में, बाकी तो क्या करेंगे? तो अभी मॉडर्न टर्म्स में वो बिजनेस कर लेंगे, है ना, या कुछ कॉन्टैक्ट से कुछ और कर लेंगे। सबसे अभी जो लेटेस्ट जॉब, इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे, उनकी जो क्षमता है। तो ऐसे वर्ण डिफाइन होता था। हमें ये देखना होगा कि क्षत्रिय कौन, सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि क्या हमारी सॉलिडिफिकेशन ऑफ जाति थी जिस तरह से हमें प्रस्तुत किया जा रहा है, और ये एट्रोसिटी लिटरेचर से लेकर जानबूझकर इस तरह की चीजें ऐड करना, वो हम देखेंगे कि ये कहां से आ रहा है। सी द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इस्लामिक रूलर्स and the colonial rulers of the British, French, Dutch जो भी आए across the world, not in India only, कि इस्लामिक आक्रांताएं जब आप पे अटैक कर रहे हैं, तो दे आर किलिंग यू, पिलेजिंग यू, रेपिंग यू, है ना, आपकी पशु संतान सबको लूट रहे हैं, मार रहे हैं, तो आपको क्लियरली डिस्टिंक्शन दिख जाएगा। और वो जो जिलेटरी ला रहे हैं, दैट इज डिराइविंग फ्रॉम देयर स्क्रिप्चर्स बोल लो, या उनका जो भी है, कि आप कहां से ला रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वो मार रहे हैं, तो दुश्मन कौन? करेक्ट। दे डिडंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। मंदिर है तो तोड़कर मस्जिद बना दो, मूर्ति पूजा नहीं होगी, हराम है, मार दो, जजिया टैक्स लगा दो। क्यों? द अदरिंग ऑफ द सोसाइटी वाज वेरी मच क्लियर कि हम दीन के फॉलोअर्स है, ये मूर्ति पूजक है, ये किसी और किताबों के पूजक है, तो दे हैव डिफरेंट रूल्स फॉर देम आल्सो। कि क्रिश्चियन और ज्यूज के लिए डिफरेंट रूल्स होते थे, मूर्ति पूजक तो सबसे खत्म होते थे। जब कॉलोनियल रूल आता है, तो ब्रिटिश एक रेनेसा मूवमेंट हो चुका है। तो अब जो यूरोप है, जो 1000 साल से अंधकार में डूबा हुआ था, रोम में 4th सेंचुरी में जब क्रिश्चियनिटी अडेप्ट होती है ना, और रोम अंधकार में चला जाता है, रोम क्या पूरा वेस्टर्न यूरोप ही अंधकार काल में चला जाता है। फिर आपका प्रोटेस्टेंट मूवमेंट मार्टिन लूथर से स्टार्ट होते हुए, जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, अगर इस पे भी कभी हम चर्चा करेंगे कहाँ से ये ड्रॉ करते हैं। इटली से अगर शुरू होते हैं, मार्टिन लूथर आते हैं, वहां से ये स्टार्ट होता है मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, जो हम काफी सुनते हैं, व्हाट इज प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। और इवेंचुअली इसका लीडर इंग्लैंड बन जाता है। तो जब पेपल बुल का जो कंसेप्ट है कि चर्च एंड द स्टेट, जो पोप के पास अथॉरिटी रहती थी, पोप जो यूरोप में था, ही वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल पॉलिटिकल एज वेल एज द रिलीजियस हेड ऑफ द होल ऑफ द दैट कंट्रीज ऑफ द डोमेन दैट कम विद इन द क्रिश्चियनिटी परव्यू, यानी कैथोलिक्स के अंदर जो होते थे।
इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ कि नहीं भाई आप 1000 साल से कर क्या रहे हो, क्योंकि ये क्या करते थे, एनी ऑफ द इंटेलेक्चुअल फिलोसफर एकेडमिक्स कोई भी अगर आएंगे तो इनको जला देंगे, पब्लिकली मार देंगे, फांसी में टांग देंगे, है ना। जो विच हंटिंग होता था, कुछ भी आरोप लगा लो ना आप, इससे थियोक्रेटिक स्टेट, आप कुछ भी आरोप लगाइए लगाइए और मार दो भाई, कौन देखने वाला है। तो लेकिन ये मूवमेंट आप कितना दिन सप्रेस करोगे, तो इनको सप्रेशन के खिलाफ जो आवाजें उठती रही वो प्रोटेस्टेंट कहलाए, और 14, 15, 16 सेंचुरी आते आते एक काफी स्ट्रांग मूवमेंट हो गया कि नाउ जो चर्च है वो अब एज अ रिलीजियस हेड फंक्शन करेगा, और जो स्टेट है, जो राज्य है, वो अपना एक अलग फंक्शन करेगा। उसमें ऑटोक्रेसी ले लिए, डिक्टेटरशिप ले लिए, डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट कर लेता है। क्योंकि हम देखते हैं फ्रेंच क्रांति तक 1789 तक भी वहां मोनार्की सिस्टम होता है, ब्रिटिश भी उसी काल में है, तो यहां से इसकी बीज स्टार्ट होती है। तो जो मैं कह रहा था कि जो इस्लाम है, आपको तो दिख रहा है कि ये मार रहा है मुझे, इस्लाम का फंक्शनली डायरेक्ट है, तो उसमें आपको क्या होता है, समाज को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि देखो अगर नॉर्थ वेस्ट से कोई अटैक शुरू होता है, दिल्ली से होते हुए पूरे भारत तक, मदुरई तक, खिलजी से लेके औरंगजेब से लेके यू नेम इट, सब ने, टीपू सुल्तान लेटेस्ट तक, केरला में आज भी एक कम्युनिटी है जो दिवाली नहीं मनाती है क्योंकि इस तरह का आक्रांत उसने किया था, तो वो आपको दिखता है उस समय। बट अब क्रिश्चियनिटी, सॉरी, जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बल पर जो कॉलोनियल मूवमेंट चलती है, तो हमें इन चीजों का समझना, पैरेलली ये 3-4 चीजें चल रही हैं। ये निकल भी रहे हैं अभी कि हम अब नया जगह को कब्जा करेंगे। एक रिलीजियस पीछे से वो भी थॉट चल रहा है कि हम हीदन्स को कन्वर्ट करेंगे, जो व्हाइट मैंस बर्डन की जो कहानी आती है। सो भारत में जब ये लोग आते हैं तो एक रिलीजियस थॉट के साथ क्रिश्चियनिटी आ रही है, एक कॉलोनियल थॉट के साथ आ रही है, एक इंपेरियलिस्टिक थॉट के साथ आ रही है कि लूटना है, मचाना है, पैसा लेना है, बिजनेस करना है, और अगर हो सके तो कन्वर्ट करो। और दिस इज इंपेरियलिज्म ऑफ अ फिजिकल इंपेरियलिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंपेरियलिज्म, बिजनेस इंपेरियलिज्म। एक है इंपेरियलिज्म ऑफ माइंड, जिसे आजकल हम न्यू टर्मिनोलॉजी में, आप जेएसआई दीपक से लेकर एसएन बालगंगाधर से लेकर अभी हम बोलते हैं डी कॉलोनियलिटी, है ना। हमें जैसे आजादी तो मिल गई, जैसे पॉलिटिकल आजादी 1947 में, क्या ब्रिटिश चले गए आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, बट क्या हमें मानसिक आजादी मिली है। तो भारत में आप एक तरह से मोटा मोटी अगर पूरी तरह से जो भारत पराधीन हुआ, तो वो जो है 1857 से लेकर आप 1947 तक, तो यही इतिहास रहा है। 90 साल हम पराधीन रहे, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। और ना कि मुगल अंपायर 1720 में खत्म हो चुका था, दे आर पावरलेस, टूथलेस, एवरी ऑफ द नवाब्स हैड देयर इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी, इंडिविजुअल पावर्स। तो जहां से हम कह रहे थे कि ये चारों आपका एक ही साथ जब ये इंपेरियलिज्म फोर्सेस आते हैं तो ये 4-5 चीजें करते हैं। तो व्हाट दे हैव डन, क्योंकि हम कहानी तो जाति से ही चल रही है, तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव, क्योंकि ये विवेकशील लोग हैं, इनके पास बुद्धि है, जड़ बुद्धि के नहीं है कि आए तलवार से काटे, जिजिया लागू कर दिए, पशु छीन लिए, बच्चे छीन लिए, मास स्लेवरी, मास रेप, फेमाइन क्रिएट कर दी, नहीं, ये वो भी करेंगे। बट क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल वर्ग भारत में रहा है, तो आप उसको रेजिस्ट कैसे करोगे, क्योंकि आप कुछ भी मान लीजिए, नॉट टू उनको बुरा नहीं बोलते हुए भी, बट जब ये अमेरिका में जाते हैं या अफ्रीका में भी जाते हैं, तो उनकी जो सोसाइटी थी, दैट वर नॉट अपग्रेडेड दैट मच, है ना, मेंटली या रेनेसां वाइज या लिटरेचर वाइज, इवन इन साइंस टर्म्स, म्यूजिक, आर्ट, जो भी जो हम मानते हैं इंटेलेक्चुअल मानक्स, फाइन आर्ट्स से लेकर आपके सोशियोलॉजी, फिलोसफी तक, क्योंकि भारत में ये चीजें तो कई सालों से चल रही थी। तो ब्रिटिश जब यहाँ आए तो दे कुडंट अटैक द सोसाइटी इन द वे दे वांट, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो देन दे चूज दिस रूट कि यहाँ पे पहले माइंड को कैप्चर करो, कि इंडिया में फिजिकली कैप्चर तो 1000 साल से चल रहा है, बट ये हमेशा रेजिस्ट कर जाते हैं और हरा भी देते हैं, और फिर से इनकी सनातन विजय हो जाता है। तो यू हैव टू कैप्चर द माइंड, तब जाके ये एट्रोसिटी लिटरेचर, जो हम जेम्स मिल का नाम सुनते हैं, कि वहां पे अब किताबें लिखी जाती है, कि क्योंकि ऑलरेडी इन देयर माइंड कि वी आर द सुपीरियर रेस इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हम गोरे हैं, हम एथनिकली ये हैं, 100 साल के एक रेनेसां मूवमेंट है, हमने भी यूनिवर्सिटीज आप बना दी है, 10वीं सेंचुरी में पहली उनकी यूनिवर्सिटी बनती है, हमने भी यूनिवर्सिटी बना दी है, मतलब हमसे ऊपर कौन, हम तो सब पे कब्जा कर सकते हैं। तो जब ये चीजें आती हैं कि नहीं, भारत एक ऐसी सभ्यता है जहाँ की फिलोसफी, जहाँ के दर्शन, जहाँ के मैथ, जहाँ के साइंस, जहाँ की केमिस्ट्री, जहाँ के आर्ट, जहाँ के शिल्प, नेम इट, मतलब
वो पार एक्सीलेंस मतलब वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या चीजें हैं। तब आप इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये हो गया कि हम सुप्रीम है, तो वी विल डिसाइड कि क्या होने वाला है। दूसरा एक जलन का भी भाव जिसको आप कह सकते हैं। और तीसरा पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट जिसको बोलते हैं कि यस मेंटली दे एग्री कि हाँ दीज आर द सुपीरियर, बट हमें तो राज करना है, तो क्या करेंगे। नाउ कम्स कि इनका माइंड कैप्चर करो। तो हमारे जितने भी किताबें, लिटरेचर, गुरुकुल सिस्टम, जो हमारी जो पढ़ाई की एक तरीका, टेक्निक, जो सभ्यताएं थी विलेज में, गुरुकुल से लेकर जो स्ट्रक्चर्स होते थे, तो उसमें आप बेसिक कहानियां, स्टोरियां, रामायण महाभारत से लेके बेसिक गणित वगैरह तक सारी पढ़ाई जाती थी। यानी जो मोरल साइंस के जो नैतिक शिक्षा हम लोग ज्ञान देते हैं, और कहानी स्वरूप में चीजें चलती थी, से लेकर इंटेलेक्चुअली जो एक पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट होता है, एक वहां तक भी फंक्शनलिटी हमारा था ही। तो भारतीय समाज, भारतीय परंपरा पे थूको, इनके इंटेलेक्चुअलिटी पे थूको, क्योंकि दीज वर द पीपल। अब इसको आप आज के टर्म्स में आप ब्राह्मण्स बोल लो या इंटेलेक्चुअल्स बोल लो, कायस्थ समाज हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, मतलब नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। इवन महाराष्ट्र में आपके सीकेपीज, एक चंदसेन या कायस्थ प्रभुज हो गए, देश पांडेज हो गए, है ना। अक्रॉस द इंडिया जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो पढ़ाई लिखे वर्ग है, एंड दैट वर एबली सपोर्टेड बाय द क्षत्रिय एंड एबली सपोर्टेड बाय द वैश्य समाज एंड द शूद्र समाज, की जो रेजिस्टेंस फॉर्म होती थी, वो कभी हम और डिस्कस करेंगे कि इंडिया में रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होती कैसे थी। तो ये जो रेजिस्टेंस होते थे, इसको किल करने के लिए दे हैव डिवाइज्ड द बेस्ट टेक्निक, कि इनका जो है, जो भी किताबें, जो भी स्ट्रक्चर, जो भी समाज है, इनको थूको, इन पे झूठ फैलाओ, बोलो कि तुम लोग भ्रष्ट हो, खत्म हो, जानवरों की तरह रहते हो, बारबरिक, सैवेजेस, दीज वर द टर्म्स यूज्ड बाय द मेन स्ट्रीम academia and the intellectuals and the policy makers of the British Empire. तो वहां से फिर कहानी अगर हम जाने, तो जैसे जेम्स मिल आते हैं, वो किताब लिखते हैं, और वो एट्रोसिटी लिटरेचर का मतलब सुप्रीम एंड है। ये मतलब आप किसी भी सभ्यता को कितने हद तक गाली दे सकते हो, उसमें सारी उन्होंने कृत कर दिया है। और आइडियाज का जो फॉर्मुलेशन वो करते हैं, वो कहां से थॉट आती है कि क्योंकि यूरोप में एरिस्टोक्रेसी, प्रिस्टली क्लास, सर्व्स, नोबल, आप इसको जोड़िए, प्रिस्टली क्लास ब्राह्मण हो गए, एरिस्टोक्रेसी क्षत्रिय, लैंड ओनर, जमींदार, राय बहादुर जो उस काल के थे वो हो गए, सर्व्स हो गए जिनके पास जमीन नहीं होती थी, जो ऐसे ही रहते थे, है ना। अच्छा, बेगारी सिस्टम उनके यहाँ थी, स्लेव कल्चर उनके यहाँ थी। और ये कहाँ से ड्रॉ आता था, ये चीजें कहाँ से आती थी, क्योंकि 1000 साल का अंधकार युग कहाँ से आ रहा है, क्रिश्चियनिटी के बाद। क्रिश्चियनिटी क्या है, रिलीजियन। भारत में क्या है, सनातन वैदिक रिलीजियन। तो ठीक है भाई, पैरेलली ड्रॉ करो कि कोई भी समाज का खराब फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि वो रिलीजन से जुड़ा होता है। रिलीजन में सुप्रीम अथॉरिटी कौन होता है, वहां पोप थे, पिछली क्लास से। भारत में कौन है, ब्राह्मण हो गए, है ना। अच्छा, एरिस्टोक्रेट्स क्या करते हैं, ये खून चूसते हैं, यही सब बोलते हैं ना, मजदूर का खून चूसते हैं, सताते हैं, बेगारी करते हैं। इसमें मैं कहीं भी नकार नहीं रहा हूँ कि भारत में ये चीजें नहीं होती थी, या नहीं होती है, या नहीं होती होंगी, बिल्कुल ये सत्य है। बट आप देखिए थॉट्स कहां से आते हैं, ये हो गए, इसको ये ट्रांसपोज कर देते हैं इन द इंडियन सोसाइटी। क्यों, क्योंकि जेम्स मिल भारत तो आया नहीं, कार्ल मार्क्स भारत तो आया नहीं। भारत इतनी विविध है, आप श्रोताओं से आप देख लीजिए, हम तो कहीं गए ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट कोई नहीं घूमा। मतलब आप देख लीजिए भारत, अभी जो हम लोग लिमिटेड भारत, अखंड भारत तो छोड़ ही दीजिए, लिमिटेड भारत में भी हम कितनी जगह घूम पाते हैं। इवन जैसे हम लोग झारखंड से आते हैं, मैं झारखंड के 24 जिले नहीं गया हूँ। झारखंड में 32 ट्राइब्स है, मैं सबको नहीं जानता हूँ। हमने क्या बात किया, ना जंगल, ना पहाड़, ना झरने, ना कल्चर, ना ट्राइब, ना आर्ट, डांस फॉर्म, हम क्या जानते, नहीं जानते। अगर मैं यहाँ बैठकर फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा का संबलपुर का इतिहास लिखना शुरू कर दूं, या छत्तीसगढ़ के बस्तर का, या उस, ये ले लेते लिंग्विस्टिक जिसे हम नहीं जानते, अब मैं यहाँ बैठ के केरला के किसी जिले का, कसरगोड का मैं हिस्ट्री लिखना शुरू कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, जो सेकंड थर्ड जो सोर्सेस है उसको लेकर अपनी मनगढ़ंत बना के रख दूंगा कि यही है स्टोरी, देख लीजिए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप ब्रिटिश काल वहां रह रहे हो, आपके थॉट्स एंड आइडियाज वहां शेप हो रहे हैं, आप आए भी नहीं हो भारत, और आप भारत के इतिहास लिख देते हो। एंड दीज बुक्स, जो ये सारी बुक्स लिखा है, वो दैट वर मेड मैंडेटरी फॉर हुम द पीपल एस्पिरेंट्स एंड द ट्रेनिंग, जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज में होते थे, तो वो इन चीजों से पढ़ाई करते थे, ट्रेनिंग लेते थे।
तो अब वो जब भारत आ रहे हैं तो उनका क्या है, आप मानस आप समझ सकते हैं, देयर माइंड वॉज ऑलरेडी एक ले चुका है, वो फ्रेमवर्क एक बन चुका है कि भारत सभ्यता ये है। अब एक तो ऑलरेडी कि हम इंपीरियल क्लास है, विल कम टू द रूल, दूसरा कि हम इनको सेकेंडरी ह्यूमन बना देते हैं, तो हम उसी तरह से फंक्शन करेंगे। जो स्लेव के साथ इन्होंने क्या किया, कोई भी मानस को एक तो दुख तो हो गई कि भाई आप स्लेव को मार रहे हो, रेप कर रहे हो, काट देते हो, ऐसा करते हो, तो उन्होंने कहा कि ये इंसानी नहीं है। देखिए ये मतलब इंटेलेक्चुअलिटी के ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। आप बोल दोगे ये तो इंसानी नहीं है, तो आपका वो जो करुणा है, वो जो एम्पैथी होती है, वो गायब हो जाती है ना। ये तो इंसानी नहीं, जानवर है, तो जानवर को तो हम मार के खाते भी है, जानवर को हम पाल के रखते भी है, जानवर को खूंटे से बांध के रखते भी है, हंटर भी मारते हैं, तो ये भी जानवर, मारो इनको। इसमें एथनिसिटी, रेस, रिलीजन सारे का तड़का मिक्स करते हैं। तो भारत में ये जब आते हैं तो भारत में जातिगत जो सिस्टम थी, अब आते हैं जाति पे। जाति में भी क्या है, जाति भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चलती है। अब इसमें भी आता है गोत्र, मेरा गोत्र आपसे ऊपर, ये मेरा ऊपर। तो ये भारतीय समाज में एक रहा है। आप देखिए जो एंडोगेमी का जो कंसेप्ट बोलते हैं कि जाति क्यों रही है, क्योंकि लोग एक ही जाति में शादी करते हैं। इसमें और सब लेयर्स है, जैसे गोत्र में नहीं करते हैं, हम मानते हैं, है ना। इवन अमॉन्ग दी की मान लीजिए कि ये ब्राह्मण हमसे ऊपर ब्राह्मण का, ये हमसे नीचे ब्राह्मण का, तो हम वहां नहीं शादी करेंगे। तो दीज आर वेरी डिफरेंट डिबेट्स। अब ये तो एक तरह से फिर भी एक स्टेब्लिश्ड है ब्राह्मण क्लास, क्योंकि अब हम ये चीज स्टेब्लिश कर देते हैं कि अभी जाति बाय बर्थ ही होती है, ठीक है। और इसको ठप्पा जो है आपका भारत सरकार ने दिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द वैलिडेशन ऑफ द जाति, द सॉलिडिफिकेशन ऑफ जाति जो आज रूप देखते हैं, वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन उस पर मोहर लगाता है। इसका मैं अभी एग्जांपल देता हूं कैसे पहले नहीं होता था। फॉर एग्जांपल क्षत्रिय जो है, इट्स अ वेरी डाइवर्स ग्रुप, है ना। कैसे, तो बोलेंगे नहीं भाई साहब, जो हमारे बेल्ट के लोग हैं बोलेंगे नहीं नहीं, क्षत्रिय तो कौन हुए, राजपूत हो गए, ठाकुर हो गए, इनको क्षत्रिय बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो अगर ठीक है, तो मैं पूछूं महाराष्ट्र में क्षत्रिय कौन, दक्षिण में क्षत्रिय कौन, नॉर्थ ईस्ट में क्षत्रिय कौन? जब पूरा वैदिक सनातन समाज और जजमानी सिस्टम से अगर हमारा स्टेट फंक्शन कर रहा है तो कौन हुए? इवन आप राजपूत वर्ड, ठीक है, एक राजपुत्र वेदों में आता है, लेकिन राजपूत जो जिसको बोलते हैं कि हाँ दीज आर दी कंसिडर्ड, जैसे क्षत्रिय का नाम आएगा तो राजपूत का नाम आ जाता है, बट वो भी तो ऐसा नहीं है ना, राजपूत हर स्टेट्स में पाए जाते हैं, तो हर जगह क्षत्रियों का एक कंसेप्ट रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नायर्स ऑफ केरला, है ना, वहां भी क्षत्रिय रहे, नंबूद्री ब्राह्मण वैदी ब्राह्मण्स एंड दिस वैदी क्षत्रिय। तो भारत में जाति क्या होता है, जाति में एक फ्लो हमेशा रहा था। संस्कृताइजेशन वर्ड्स है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स या जो ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं वो सुने होंगे, कि भारत में जो सारी जातियां हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता था कि वी हैव टू मूव अपवर्ड्स, हमें ऊपर जाना है। तो मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, ठीक है, भोसले क्लैन से आते हैं, वो कुणबी कास्ट थी उनकी। तो अभी के मॉडर्न टर्म्स आप बोलिएगा तो वो शूद्र में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जब जीतते हैं और स्टेब्लिश हो जाते हैं उनका कि अब मेरे पास भी जागीर आ जाती है, तो जब उनके पास भी जागीर आ जाती है तो वो अब क्या करते हैं कि हमारे लीनियज ड्रॉ होने का कंसेप्ट था कि वो एक लीनियज ड्रॉ करते हैं कि आई एम फ्रॉम सिसोदिया क्लैन, सिसोदिया क्लैन ऑफ द राजपूत्स, द सूर्यवंशी राजपूत्स। तो वहां से आते हैं, फिर एक विधि विधान परंपराएं होती है। नाउ दे आर द रूलिंग क्लास, हेंस दे बिकम द क्षत्रिय। सेम विद द जाट्स, सेम विद द गुज्जर्स, सेम विद द यादव्स, सेम विद द नायर्स। आप किसी की भी हिस्ट्री पढ़िए जो अभी प्रेजेंट टर्म से बोलते हैं कि नहीं वी बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लास, है ना। इवन द लैंड होल्डिंग क्लासेस, जो बड़े बड़े जमींदार जागीरदार होते हैं, बोलते हैं वी बिलोंग टू द लैंड क्षत्रिय क्लास। इवन द यादव्स एंड द कोयलिस कुर्मीस, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो भी जानेंगे। और एक चीज तो हम गायब ही कर देते हैं कि भारतीय जनजाति जो शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे बोलते हैं, वहां भी राजा आए होते थे, उनका भी एक अलग सिस्टम फंक्शन करता था, उनको तो हम मेन स्ट्रीम में चर्चा ही पे ही नहीं लाते। तो खैर इसको मैं बोल देता हूं कि जो हमारा संस्कृताइजेशन प्रोसेस था, द अपर मूवमेंट ऑफ द जाति। तो मान लीजिए आप स्टार्ट करते हैं कोई एक पर्टिकुलर एक्स कास्ट से, जो आप एक प्रोफेशन से रिलेटेड है ना।
फिर आप एसिमिलेशन होता है, उस पर्टिकुलर एक क्षेत्र बांध लेते हैं पहले, कि मान लीजिए हमारा बिहारी हो गया या झारखंड हो गया, कि सिंहभूम क्षेत्र में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इस तरह का काम करते थे। नाउ दे हैव बिकम अवेयर, पॉलिटिकली अवेयर हो जाते हैं कि नहीं नहीं, अगर एकजुटता से काम करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स पे कैप्चर करेंगे। रिसोर्स का ही लड़ाई है, रिजर्वेशन लास्टली जब हम आएंगे वो रिसोर्स की ही लड़ाई है, तो हम कैप्चर करेंगे। अब मानिए उसमें ये चीजें आ जाती है, एडुकेशनल पॉलिटिकल अवेयरनेस आ जाती है, तो वो क्या करेंगे, ये हम बात कर रहे हैं, बेस बना दो, ये हम बात कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की एग्जाम्पल। तो अब वो क्या करेगा कि ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जमीन हमें चाहिए, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम में मेजोरिटी सोर्स ऑफ इनकम कम्स फ्रॉम द लैंड एंड विद द कैटल्स, और थोड़ा बहुत जो ट्रेड होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जमीन कैप्चर करेंगे। ठीक है, जमीन कैप्चर करने के साथ हमें क्या चाहिए, जब आप कैप्चर करेंगे आपको छात्र बल चाहिए, तो हम उस पर भी काम करेंगे। अब आप जब कैप्चर स्टेब्लिश हो जाते हैं तो हमको डिफेंस फोर्सेस चाहिए, तो उस पर भी काम करेंगे। और एक बार जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो देन इकोनॉमिकली वहां से हम फ्लो करते हैं। तो आप एक राजघराना बना देते हैं, जैसे सिंहदेव का कंसेप्ट है हमारा मयूरभंज से लेके उड़ीसा में काफी, तो आप जब स्टेब्लिश हो जाते हैं, नाउ अब आप क्लेम करते हैं, संस्कृताइजेशन यही होता था कि अब हम क्षत्रिय हैं। एंड ऐसे हजारों हजार एग्जांपल्स है अक्रॉस द इंडिया कि जो मूवमेंट, अपर मूवमेंट ऑफ जाति जो होती रही है, कि एक गांव है या एक कस्बा है ना, बिहार का हो, झारखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कोई भी आप अपना पर्टिकुलर जौनपुर ले लीजिए, राजस्थान भरतपुर ले लीजिए, आप एक पर्टिकुलर जगह में रहते हैं, आप 1500, 1600, 1700, 1800 में आपको क्या लगता है कितने लोग का मूवमेंट 100 किलोमीटर से ज्यादा होता था? पॉसिबिलिटीज थी। आप क्लाइमेट फैक्टर देखिए, टोपोग्राफी देखिए, है ना, कनेक्टिविटी देखिए, सेफ्टी इश्यूज देखिए, रात में कैसे जाओगे आप? तो जो भी जो स्ट्रक्चर्स होते थे उसमें हम फंक्शन करते थे। तो उसमें एक हमने बेस्ट एक इकोनॉमिक मॉडल एक अपनाया, जजमानी सिस्टम। अच्छा है बुरा है, दैट्स अ डिफरेंट एकेडमिक डिस्कशन, बट ये था, और हम उस तरह से उसको देख रहे हैं कि खेती ये करेंगे, खेत में मजदूर ये रहेंगे, क्या क्या जरूरतें हैं, कपड़ा पहनना है, कपड़ा धोना है, आपको कैटल्स मवेशी चाहिए खेत में हलने के लिए भी, दूध पान करने के लिए भी, है ना, और मोची चाहिए आपको, जो भी चाहिए, कि जो जो एक सिस्टम हमारा होता था। और उसमें कैश एंड काइंड दोनों फॉर्म में जाते थे, या तो आप धन देते थे या फिर आप गेहूं चावल जो हमारे इस तरह से चीजें होती थी। इसी अंतर्गत, इसी सिस्टम में ब्राह्मण्स भी आते थे, कि गांव में है तो सभा चर्चा कर्मकांड पूजा ये कौन करेगा, तो एक ब्राह्मण परिवार भी रहता था। अच्छा, आप ये सेटलमेंट स्ट्रक्चर आप उठा के टाउनशिप्स में देखिए जो भारत में बने आजादी के बाद, या जमशेदपुर का जैसे हमारा बना है, या चंडीगढ़ का जैसे बना है, आपको दिखेगा इसी स्ट्रक्चर। सेक्टर्स कैसे बनता है, सेक्टर्स में दुकान एलोकेशन होता है, रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं। अब चूंकि आपका एग्रीकल्चरल फील्ड्स की जगह कंपनीज ने रिप्लेस कर दिया, तो वो वहां चली गई, वहां मजदूर जा रहे हैं, कमाई हो रही है। तो दिस वाज द इकोनॉमिक मॉडल दैट वी फॉलो। सेम विद द शूद्रा क्लास। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, द होलकर्स है ना, सिंधियास, सिंधियास को तो हम ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वो बोलेंगे हम लोग क्या जानते हैं, राजघराना के हैं, है ना, ये है वो है। तो आप उनका हिस्टोरिसिटी, दे आर दी मराठास। जैसे मराठास में 4 क्लैंस फेमस हुए, सिंधियास, होलकर्स, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा एंड द भोसलेस ऑफ पुणे, जो शिवाजी महाराज के ही थे lineage। तो आप बोलिएगा कि नहीं भाई ये तो राजा महाराजा है, लेकिन कुनबीस को, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस कास्ट से आज आज के समय में जिसे कास्ट कहते हैं आते हैं, दैट कम्स विद इन द ओबीसी। तो आप डिफाइन मतलब कैसे किए ओबीसी, हो? अच्छा ओबीसी में है ये। ओबीसी में। अब इसमें सरनेम का ओके। देखिए ना यार, शिवराज सिंह चौहान, सब जानते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे एमपी में, इतना काम किया उन्होंने। नाम से क्या लग रहा है, क्षत्रिय है कोई, राजपूत सरनेम है, ही कम्स इन ओबीसी। अच्छा। हाँ, तो हमें इस चीजों पे क्लैरिटी नहीं है कि इस अच्छा सरनेम से कौन क्या है। जैसे शर्मा सरनेम भी होता है ना, तो शर्मा में आप ब्राह्मण भी होते हैं, बढ़ई भी होता है। अच्छा, एक भट्ट, भट्ट करके भी आपका बिहार में एक है, वो भी शर्मा देंगे, मेरी फ्रेंड है, ब्रह्म भट्ट वो कहते हैं खुद को। इस तरह की भी जातियां हैं।
तो ये मतलब एक तो अपने वर्ण का पूरा बताया, फिर जाति का भी बताया आपने कि एक तो उसमें मोबिलिटी है, इस पे भी आपने बात की। और फिर आपने एक जगह मेंशन किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ठप्पा लगाता है, मतलब वो रिजिडिटी लाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब कास्ट सर्टिफिकेट इज हाँ, एकदम उसमें डिफरेंट फ्रॉम इवन वर्ण एंड जाति। यस यस यस, ठीक है। तो ये हमने एक स्टेब्लिश कर दिया कि भारतीय सिस्टम क्या था, कैसे फंक्शनैलिटी करती थी। अच्छा खराब एकेडमिक डिस्कशन है, वो होगा, वो चलते रहेंगे। भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, लोग करते रहेंगे। अब जब ब्रिटिश काल आ जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट से एक्ट बनना शुरू होता है, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश के अंदर जो भी एरियाज है उसमें आप रूल, उसी रूल रेगुलेशंस के अंदर फंक्शन करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद अब हम स्टेब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। अब चूंकि भारत पूरी तरह से पराधीन है, तो ब्रिटिश क्या करते हैं कि एक नॉर्मल नेशन स्टेट या एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का एक स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ कौन कौन रहते हैं भाई, पता करो, है ना। जो हमारा अभी जिस पे विरोध हो रहा था कि भारत में कौन रहता है, कहाँ से बांग्लादेशी रेफ्यूजी आ जा रहे हैं या रोहिंग्या आ जा रहे हैं, है ना। तो एक भारत, एक स्टेट के पास उसके जो निवासी है, जो सिटीजन्स है, उसका डेटा तो होना चाहिए ना, ऑब्वियसली। तो इन्होंने वो स्टार्ट किया कि हम सेंसस कराएंगे भाई। तो ठीक है भाई, तो सेंसस इन्होंने शुरू किया। आई थिंक 1871 में द फर्स्ट सेंसस हुआ था, जो नॉट हॉलिस्टिक शायद नहीं हुआ था। तो 1881 में जब वो कुछ भी कमियां हम देखे होंगे, तो 1881 में एक सेंसस होता है जिसमें ये डॉक्यूमेंट करते हैं कि आप इस क्षेत्र में ये हैं, ये सिटीजन है, नेम क्लास, जो भी वट एवर अदर क्राइटेरियाज। तो इनको क्या था, अब जो एक तो ऑलरेडी एक मानसिकता शेप होके आ चुका है, जो आईसीएस रूलर्स है भारत में आए हुए हैं, और एक प्रोविंशियल सिस्टम्स नीचे जो है, क्योंकि राजघराना खत्म नहीं हुए हैं, इन चीजों को भी हमें रखना है कि अभी राजघराना ऑलरेडी है। आजादी तक भी तो 564 प्रिंसली स्टेट थे ही, जागीरदारी भी चल रही है, जमींदारी भी चल रही है। तो दीज फंक्शंस आप कर रहे हैं, है ना। तो स्टेट वाज नॉट, सम ऑफ द एरिया में डायरेक्ट रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है स्टेट, कहीं नहीं भी होता, कहीं पॉलिटिकली इंडिपेंडेंसी है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंसी है। तो ये कास्ट सेंसस करते हैं, सबको लिखते हैं। जो अब हम पहले कह रहे थे रिसोर्स की लड़ाई, अब क्या है, रिसोर्स की लड़ाई क्या है। एक हो गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, इंडस्ट्रियल माइनिंग, और ये तो बात की बात है ना, पहले तो फार्म्स ही है, जितनी उपजाऊ भूमि उसका कैप्चर करो, उससे लूटो। स्पाइसेस हो रहे हैं, उसको कैप्चर करो, लूटो। ओपीएम हो रहे हैं, उसको कमर्शियल क्रॉपिंग, प्लांटेशन, टी, कॉफी, ओपीएम, पैदावार बढ़ाओ, लूटो। किसान को दबाओ, नोचो, जमींदार को दबाओ, नोचो, लूटो। ये फंक्शनैलिटी होती थी। तो अब क्या होता है, चूंकि एक भारत में, जो मैं पहले एग्जांपल दे रहा था कि एक कम्युनिटी वाली थॉट तो हमारे में है ही, क्योंकि जाति तो अभी भी है ही, है ना। मान लीजिए एक यादव है या कोयली है या बढ़ई है या राजपूत है, ब्राह्मण है, कोई भी है, उसमें ये अवेयरनेस तो है ही कि मैं ये हूँ, ऑब्वियसली है, हायरार्कियल सिस्टम है, उसमें ऑब्वियसली अवेयरनेस है। तो जब अब है कि अब मान लिया गया कि सर्वसत्ता ब्रिटिश की है, तब इन्हीं के अंदर में रहना। तो एक रिसोर्सेस हो गए नेचुरल रिसोर्सेस, फार्मिंग एंड ऑल, इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड। दूसरे होते हैं जॉब्स, है ना। जॉब्स की जो मारामारी की कहानी आती है, यहाँ से आती है कि जब एक स्टेट बनता है तो स्टेट फंक्शन करेगा। स्टेट को चाहिए भाई क्लर्क भी चाहिए, ब्यूरोक्रेट भी चाहिए, अधिकारी भी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के लॉ एंड ऑर्डर के लिए दरोगा भी चाहिए, एसपी भी चाहिए, पटवारी भी चाहिए, रेवेन्यू ऑफिसर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, आर्किटेक्चर्स भी चाहिए, जितने भी डोमेन ऑफ जॉब्स होता है, ऑर्गेनाइज जॉब्स होता है, तो वो भी चीजें होती रहती है। तब क्या होता है, और एक अवेयरनेस तो थी कि तो अब जो भारत में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज है, एक पर्टिकुलर स्टेट एग्जांपल लेके आप उसका 4-5 कम्युनिटी को ले लेते हैं, तो अब हम एक मूवमेंट चल रहा है कि नहीं नहीं, मेरा जो कम्युनिटी है, क्योंकि विवेकशील लोग, नेता तो हर समाज में होते ही है, तो वो एक चिंतन करते हैं कि नहीं भाई, हमारे ऐसा ऐसा हो रहा है, ब्रिटिश काल आ गया है, अब हमें भी इन चीजों में बढ़ने की जरूरत है। तो एक हंटर कमीशन बनता है आपका 1880 में, है ना, कि जॉब्स जो है किस तरह से बटेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस तरह से स्टेट, क्योंकि अब जॉब दे रहा तो कैसे बटेंगे। तो इसमें फिर बनते बनते 1902 में छत्रपति साहू महाराज जो थे, उन्होंने लागू किया आरक्षण पहली बार, क्योंकि उनके अच्छा। इंडिपेंडेंट, हाँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट किंगडम था उनके पास, तो उनका अपना रेवेन्यू था और उनका स्टेट अपने फंक्शनलिटी करता था। तो 50% कोल्हापुर स्टेट में उन्होंने सबसे पहले इसको लागू किया। फिर ये धीरे धीरे ये बढ़ता रहा,
1921 में फिर मद्रास स्टेट में लागू किया गया। उसमें क्या था कि 44% फॉर द नॉन ब्राह्मिन्स, 16% फॉर द ब्राह्मिन्स, मुस्लिम्स एंड सम ऑफ द स्टेट्स, बाकी ओपन होते थे। दीज आर फॉर द एग्जामिनेशंस, या स्टेट के जो पोजीशंस निकलते, क्योंकि एग्जाम्स तो हो ही रहे भारत में, सिविल सर्विसेज से लेकर सबऑर्डिनेशन का एग्जाम्स भारत में चल रहा है, बहाली हो रही है, आर्मी है ना, डिफेंस है, स्टेट है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, जुडिशरी है, और धीरे धीरे भारतीयों को भी इसमें अलाउ कर दिया गया था। इवन सिविल सर्विसेज में भी आई थिंक सत्येंद्रनाथ बनर्जी शायद पहले थे, अरविंदो जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, दीज वर ऑल दी सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स। तो अब चूंकि समाज में ये भी एक चल रहा है पीछे से कि नहीं, हमें जितनी ज्यादा हिस्सेदारी मिल जाए उतनी अच्छी बात है, एक ये रिजर्वेशन का जो डिमांड है ये भी चल रहा है। दूसरा एक पॉलिटिकल इलेक्टोरेट क्रिएट करने का जो मूवमेंट था वो 1909 से मॉडल ऑफ रिफॉर्म से लाया गया कि मुस्लिम्स जो है कि भारत में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो डिफाइन हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर एक, मान लीजिए कोलकाता है, तो कोलकाता में इज डिफाइंड एज ए मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसमें जो वोटर्स होंगे सिर्फ मुस्लिम ही उसको वोट देंगे, यानी मुस्लिम वुड डिसाइड द कोलकाता's फ्यूचर फॉर द असेंबली। तो ये कंसेप्ट 1909 से आया, जो 1919 आते आते फर्दर एक्सपेंडेड इनटू द आपका क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज्म वगैरह को भी उसमें इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है। और 1932 में फिर सिमिलरली साइमन कमीशन आता है, और जो हमारे राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल मूवमेंट होते हैं लंदन में, तो वहां जाके यही चीजें चलती है कि डिप्रेस क्लास जो थे, जिसके नेता अभी बन चुके थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वहां ये आता है कि इलेक्टोरेट्स जो था, तो उनको वो बोले कि हमें भी आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो, कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ द हिंदू फोल्ड, करेक्ट। तो गांधी जी रेजिस्टेड एंड इवेंचुअली द पूना पैक्ट साइन होता है कि विद इन द हिंदू फोल्ड आपको एक पर्टिकुलर रिजर्वेशंस दिया जाएगा फॉर असेंबलीज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज एंड दोज असेंबलीज। यही फॉर्म, मतलब यहाँ से वो शुरू होता है जो हमें दिखता है, जो हमने अपनाया अपने संविधान में भी। आप भी देखिएगा कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ये इवन दी पंचायत और वो भी जो पोस्ट होते हैं, ये रिजर्व होते हैं फॉर द एससी एंड एसटीज। लोग जानते हैं कि आई थिंक 148 कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ इंडिया ऑफ द पार्लियामेंट्री 5 अपॉन द 543 वो ये है, तो ये वहां से ड्रॉ होती है। अभी एक और मूवमेंट यहाँ पे चल ही रहा है भारत में, ये हर समाज वर्ग जो है, अब 1931 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी हुआ है, जिसका बेसिस पर आज तक पॉलिसी बनती है। भारत में जो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ है वो 1931 में हुआ है। अब चूंकि, अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अब क्या हो रहा है कि भारत में दिख रहा है कि इलेक्टोरेट्स की वैल्यू है, यानी कि एक वोटर की वैल्यू है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, यानी कि हर आदमी के पास वोट का अधिकार नहीं है। कुछ योग्यताएं होती थी कि आप इतना एडुकेटेड हो, है ना, इतनी आपकी जमींदारी है, जमीन है, पैसा है, दिस वर द लिमिटेशंस। बट ये दिखने लगा कि वोट की अब अहमियत होने लगी है। तो इवेंचुअली भारत में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक यादव महासभा हुई। यादव हिस्ट्री पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। यादव एज अ सरनेम आपको दिखेगा नॉर्थ इंडिया में काफी कॉमन हो गया है ना, बट एक्चुअली वो था नहीं। इट्स ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। पहले क्या था कि आप हमारे बेल्ट में देखिए तो ग्वाला, है ना, गोपाल, अहीर, बंगाल और झारखंड के वो जो बंगाल बेल्ट है वहाँ सदगोप ये आते हैं। और नॉर्थ में आप आएंगे यहाँ पे राजस्थान वगैरह में, राजस्थान आपके हरियाणा, दिल्ली, तो अहीर बोलते हैं इन्हें। तो एक मूवमेंट चलती है कि लेट्स यूनिफाई अंडर अ कॉमन सरनेम, कि हमारा एक नंबर भी अच्छा दिखेगा, उससे हमें क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही मिलेगा एंड स्टेट में भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो दे फॉर्म दिस मूवमेंट। तो उसमें बंगाल वाले तो नहीं आए, लेकिन बाकी जगह के लोग नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट दिस स्टेट्स में सारे कॉमन हो गए। देन दे स्टार्टेड कि हम संस्कृताइजेशन मूवमेंट जो मैं बोल रहा था कि नाउ हम फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे, यानी कि जनेब भी पहनेंगे, है ना, एंड वही लीनियर जैसे छत्रपति महाराज जी, छत्रपति महाराज ने वहां से ड्रॉ किया इस सिसोदिया क्लैन से। नाउ देख कि हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये भारतीय परंपरा रही है, एक जाति जब संगठित होती है वो कहीं से ड्रॉ करती है, तो ड्रॉ के हम यदुवंश से ड्रॉ करेंगे। यदुवंश वाज एक्चुअली क्षत्रिय कुल,
क्षत्रिय कुल ऑफ द राजस्थान ऑफ द दिस गुजरात एंड राजस्थान के जो होते हैं एक्चुअली वो ओरिजिनल यदुवंशी कहलाते हैं। और क्योंकि भगवान हमारे श्री कृष्ण जी इनिशियली जब यहाँ थे तो एक गोपालक के फॉर्म में भी काम करते थे, तो एक वहां से भी एक यानी रिलीजियस भी आप ड्रॉ कर लिए, आप पॉलिटिकल भी ड्रॉ कर लिए आप, और संस्कृताइजेशन जनेऊ वगैरह पहन के, तो आप एक कि नाउ वी आर एस्टेब्लिश्ड और कॉमन सरनेम हम यूज करेंगे। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने क्या करी कि एंडोगैमी अमोंग द क्लास भी हटा दिया इन्होंने। जैसे कि ग्वाला है सपोज, तो ग्वाला की शादी ग्वाला में होती थी, अहिर में नहीं होगी, सदगोप में नहीं होगी, गोपाल में नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा से इन्होंने मूवमेंट किया कि नहीं हम ये भी करेंगे। ये मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, बिहार इलेक्शन चल रहे थे तो उस समय मैं देखा इनका एक इंटरव्यू क्लिप लालू यादव के साले का, साधु यादव थे या शायद कोई और। वो राइट क्या राइट कि लालू यादव तो गड़ेड़िया था, बोले यादव थोड़ी था, हम लोग यादव थे, हमारा में शादी हुआ तब जाके वो यादव बनता है ना। ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है कि वो एंडोगेमी खत्म हो गई थी, एक लार्जर यादव बनता है। तो एक ऑल इंडिया यादव महासभा भी हुई 1924 में। और इसको हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं कि 1934 में एक त्रिवेणी संघ की स्थापना होती है बिहार में। तो जो 3 लैंडेड जेंट्री जिसमें आज हम ओबीसी बोलते हैं, जो लैंडेड क्लास, जो डोमिनेंट लैंडेड क्लास थी, कोयलीज, कुर्मीज एंड यादव, ये बना के त्रिवेणी संघ की हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, इलेक्टोरली सक्सेस नहीं मिला, बट आप सोचिए ये थॉट एक क्रिएशन हो चुका है कि हमें एज ए कम्युनिटी, एज ए कास्ट, वी हैव टू रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स, कि हमें स्टेट से ज्यादा रिसोर्सेस मिले, है ना, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले, जॉब्स में हो, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में हो, इस तरह से। तो ये मूवमेंट चल रहा है बिहार में भी, इस तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, यानी कि जो जिसको पिछड़ी जातियां कहते हैं, नाउ दे हैव बिकम की अब क्योंकि भाई हमें भी हिस्सा चाहिए कि हम भी पिछड़े हैं, तो एक क्योंकि राजनीति है, डेमोक्रेसी आ जाती है कि आपको सबको वोट लेना है, तो सबकी भावनाओं को आपको कदर करना होगा, उनके डिमांड्स आपको फुलफिल, एस्पिरेशंस फुलफिल करने होंगे। और भारत में आप ये भी देखना है कि इस समय कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं आया है, यानी जॉब्स जो है दोज आर वेरी लिमिटेड, है ना। हमें भी देखना है कि भारत से जब अंग्रेज गए हैं तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 21 और 23 इयर्स। ये हालत थी भारत की, इतनी गरीबी, फेमाइन, है ना। 66 में जो हम जानती है क्या हुआ था, फेमाइन आए थे, पीएल 480 वीट वगैरह आई थी। तो भारत में उस समय बहुत खराब स्थिति थी, और काफी स्टेट्स में कि इवन 10th पास करने, मैट्रिक देने के लिए भी कि इंग्लिश वाज अ मैंडेटरी लैंग्वेज, काफी स्टेट्स में थी, हिंदी बेल्ट्स में थी ये चीजें, धीरे धीरे हटी है। तो भाई अब अगर गरीबी से बाहर निकलना है तो भाई जॉब चाहिए। जॉब कैसे मिलेगा? जॉब के लिए पढ़ाई चाहिए, अंग्रेजी चाहिए, या एक और रास्ता रिजर्वेशन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लेना। तो ये भारत अक्रॉस आप देखिएगा, अक्रॉस द इंडिया ये मूवमेंट चल रही है, क्योंकि हम जिस बेल्ट से आते हैं वहाँ एग्जाम्पल लेते हैं बिहार, झारखंड, यूपी वगैरह का, कि पिछड़ा वर्ग में भी एक डोमिनेंट क्लास का कंसेप्ट है जिसपे आदमी चर्चा करने से बचता है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। क्यों? जो भारत में मान लीजिए ओबीसी एक है, ठीक है, मान लीजिए हमारे बेल्ट में यादव, कोयली, कुर्मीज है, डोमिनेंट क्लास वो बोलेंगे कि दैट हैव ऑलरेडी द लैंड होल्डिंग क्लासेस, जिनके पास जमीन, पशु, कैटल जो काफी ज्यादा होती थी, एंड इन द जातिगत हायरार्की सिस्टम दे वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ जजमानी सिस्टम। तो जो बेनिफिशियरीज ऑफ द जजमानी सिस्टम ये जातियां होती थी। और अब इसमें पॉलिटिकल तड़का लगा दिया जाए, क्योंकि अब डेमोक्रेसी है, तो जिसका जितना ज्यादा नंबर उसका उतना ज्यादा वोट, उस वोट को साधने आएंगे आपके नेता, आपको पूछा जाएगा। तो जैसे यादव की 13-14% कहते हैं कि आबादी है, भाई सुना जाएगा आपका। तो ऐसे ऐसे करके इनका अपना डोमिनेशन शुरू हुआ, तो ये डोमिनेंट कास्ट बन जाते हैं कि ओबीसी का नाम अगर होगा तो यही 4-5-10 कास्ट का नाम आएगा। जब कर्पूरी ठाकुर जी जब ले आए आरक्षण कि अब तो भाई द यू हैव ओपन द पेंडोरा बॉक्स, एक बार अब खुला तो अब सबको चाहिए हिस्सेदारी, अब हमारी है भाई, हम तो मांगेंगे हमें भी। अभी लास्ट तक भी 2013-14 तक जाट मूवमेंट, गुज्जर मूवमेंट, रेल रोको आंदोलन, अब हम देखते रहे। अब भारत में क्योंकि इंडियन स्टेट की वजह से क्या हो गया, जो संस्कृताइजेशन अपवर्ड मूवमेंट था अब रिवर्स हो गया, अब हमें नीचे जाना है, राइट। हमें हमें नीचे जाना, मतलब सबसे ज्यादा पिछड़ा बनना है हमें। सबसे ज्यादा पिछड़ा राइट बनना है। अच्छा, उसमें क्या होता है, जो मजेदार जो नैरेटिव में चलते हैं कि मानिए कि मैं फलाना जाति से आता हूँ जो आज फॉरवर्ड कास्ट या सो कॉल्ड अपर कास्ट या जनरल से आती है,
अब मुझे कल को एक होता है, मुझे स्टेट ओबीसी लिस्ट में डाल के सेंटर नोटिफाई कर देती है, आप सेंटर लिस्ट में भी आते हैं। तो अभी तक मान लीजिए फॉर 2026 तक मैं अनरिजर्व में था, है ना। तो मैं 3000 साल से जो पानी नहीं पीने दे रहा था, ठाकुर का कुआं से लेकर पढ़ने नहीं दिया, इसको दबाया गया, उसका हिस्सा मैं था। 2027 में मानिए मैं ओबीसी बन जाता हूँ, अब मैं उधर से हूँ, अब मैं उनके साथ हूँ, अब मैं बोलूंगा कि तुमने 3000 साल से मुझे पानी नहीं पीने दिया। अरे दीज आर द पॉलिटिकल रियलिटीज। एंड आई थिंक दो दो एग्जाम्पल तो मेरे सामने है। मैं झारखंड से आ रहा हूँ और रांची में बूटी बोर्ड है, तो वहां पर छत्रपति शिवाजी जी की मूर्ति बनी हुई है चौराहे पे, ठीक है। अब कभी कभी लगता है कि अच्छा, ये इतने बढ़िया लीडर रहे होंगे कि पूरा मास अपील है तो पूरे भारत में लोग जान रहे हैं, अलग बात है। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, जो महतो कम्युनिटी है, जैसे विनोद बिहारी महतो है, या फिर कि एक टाइम उन्होंने जनेऊ पहनना स्टार्ट किया, जो अभी कि हम आदिवासी हैं, बनना चाहते हैं, तो उसमें वो सरस्वती पूजा छोड़ रहे हैं और कुड़माली भाषा की तरफ जा रहे हैं। तो वही समुदाय पहले जनेऊ धारण कर रहा था, वही समुदाय छत्रपति शिवाजी को, जो आपने एक बड़ा लीनियज अच्छा होता बोला है। कि जब क्षत्रिय आप हो जाते हो, क्षत्रिय हो जाते हो, तो आप अपना लीनियज ड्रॉ करते हो, जैसे एक भूमियार परशुराम से लीनियज को अपना ड्रॉ करता है, राइट। और श्री कृष्ण बाबू भूमियार समाज को ये कह रहे थे कि तुम एससी बन जाओ, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, मतलब ये उस समय वो समाज को बता रहे थे। लोगों ने उसे ग्राउंड रियलिटी और स्वाभिमान के लिए बोला कि नहीं, हम कैसे हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने भी ये डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा था कि तुम ओबीसी बन जाओ, तुम एससी बन जाओ, जिन्होंने पिक किया, आज वो हमें शोषण हुआ है 3000 साल से, हमारा शोषण हुआ है 3000 साल से, जो आपने कहा। तो आई थिंक मतलब ये पूरा हे वायर है, राइट, हाराकिरी हो गया है पूरा कि पूरा हेवार खिचड़ी बना के राइट। रखा हुआ होता है। जी जी। कन्वर्जन जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए या फिर मुस्लिम में हो गए, वो फिर कैसे कम्युनिटी में आ रहा है, वो अपने आप में एक गुत्थी है। कि जब हिंदू समाज का हिस्सा अंग्रेज कह दिए कि कास्ट हिंदू समाज का हिस्सा है, तो दूसरे रिलीजन में जब वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज को क्लेम कर रहे हैं। इस या तो दो बात है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं कि कास्ट होता नहीं है क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम में, बिल्कुल या बिल्कुल। दूसरा आप ये बोल रहे हैं कि एट्रोसिटी जो है वो एक तरफा हुआ है, हमेशा एक ही तरह के लोगों ने सताया है। और वो नेगेटिव। टैग जो है वो हाँ, वो टैग भी परमानेंट है और ट्रू ट्रू टू हिस्टोरिसिटी है, जो वो भी गलत है। ऐसा भी नहीं है कि वो टैग जो तो आपको मिला है